दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया, साथ में Q3 के रिजल्ट विद एक्सपेक्टेशन भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब दोस्तों आते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए डाउ जोन्स के अंदर 60 बीपीएस की गिरावट है, 300 पॉइंट्स की मंदी। नेस्डेक को देख लेते तो नेस्डेक में कुछ खास नहीं है। बाकी न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ आज के फर्स्ट वीडियो में। ग्लोबल डोमेस्टिक जो भी बड़ी न्यूज़ है सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। एफआईस की एक्टिविटी को देखते हैं तो 1500 करोड़ के आसपास की बिकॉली आज भी एफआईस ने की है। बाजार की जो सिचुएशन है, निफ्टी की जो सिचुएशन है, आज के फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बड़ी खबर यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके देखे कमेंट सेक्शन में, कल मैं डिस्कस करना भूल गया। निफ्टी माइक्रो कैप 250 एक इंडेक्स है जिसका एक फंड है मोतीलाल ओसवाल का। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 फंड। फ्रेश जो इनफ्लोज हैं वो स्टॉप कर दिए गए हैं, यानी अब आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है सेबी। अब यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम लगी, क्या फंड मैनेजर ने कुछ घपला किया है, क्या परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी के फंड मैनेजर ने ये बोला है। क्या रीज़न इसके पीछे का वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों रीज़न ये है कि सेबी ने अभी तक ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है जो माइक्रो कैप हो। 3 तरह की कैटेगरीज होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अभी अपन जो स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं 3 कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं, साथ में जो बैंक निफ्टी वो आप देखते हैं, यूएसडी आप देखते हैं। ठीक है, तो मेजरली जो 3 कैटेगरीज हैं ये एसेट क्लास हम मार्केट कैप के हिसाब से बोल सकते हैं। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता है। माइक्रो कैप का मतलब वैसे ये होता है कि वो स्मॉल कैप से भी छोटा होगा। स्मॉल कैप से भी छोटा होगा यानी उसका जो मार्केट कैप है तकरीबन 1000 करोड़ या उसके नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी वजह से स्टॉप कर दिए गए हैं। फर्दर क्लैरिटी आगे मिलेगी। फंड मैनेजर ये जो हाउस है मोतीलाल ओसवाल, इसकी बातचीत चल रही है सेबी के साथ में कि आगे इसको वापस से शुरू किया जाएगा या फिर नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि फंड अभी तक बंद नहीं हुआ है। जो भी इसमें इन्वेस्टेड है 1% टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें नया जो पैसा है ना वो नहीं आएगा। काफ़ी सारे फंड है जो एग्जिस्टिंग फंड है, जैसे एसबीआई स्मॉल के फंड अभी का मुझे पता नहीं है, लेकिन कई सालों तक उसमें जो फ्रेश इन्फ्लोज है वो बंद किए थे। स्टिल वो फंड परफॉर्म करा है। इसके अंदर आप अगर इन्वेस्टेड हो तो आप पैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। मेंशन कर रखा है कि इन्वेस्टर्स चाहे तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत वाली बात उसमें देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों ऐसा हुआ क्यों है। कैटेगरी अगर आप देखोगे ना तो स्मॉल कैप है लेकिन फंड का नाम है माइक्रो कैप। तो काफ़ी लोग ये कंफ्यूजन में होते हैं कि मैंने एक स्मॉल कैप भी खरीद लिया और फिर मैं एक माइक्रो कैप भी खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रख लेते हैं स्मॉल कंपनीज में। जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर है, वो ये सोच रहा है कि हम लार्ज कैप खरीदते हैं, एक फंड खरीद लिया जिसमें फ्लैक्सी कैप हो गया मान लो, उसके साथ में एक मिड कैप फंड खरीद लिया, उसके बाद में एक स्मॉल कैप फंड खरीद लिया, उसके साथ में एक माइक्रो कैप फंड खरीद लिया। इन्वेस्टर सोच रहा है कि मैंने 4 कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसने 3 ही कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है, जिसमें जो तीसरी कैटेगरी है छोटी कंपनीज की, उसमें उसने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। अगर आप ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का देखने का। तो अगर आप दोनों में इन्वेस्टेड है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, तो आपका जो स्मॉल कैप का पोर्शन है वो ज़्यादा दिखेगा। तो ये बात है इसके अंदर। बाकी परफॉर्मेंस वैसे ही चल रहा है जैसे इंडेक्स कर रहा है या फिर जो स्मॉल कैप कंपनीज कर रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, 250 कंपनीज इसके पास में है, होल्डिंग्स 1-1, 2-2% की है। किसी भी कंपनी या टॉप कंपनीज को आप देख लोगे ना, इसका मार्केट कैप आपको दिखेगा 15,000 से लेकर 20,000 करोड़, 10 से लेकर 20,000 करोड़, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज में आती है कंपनीज। ठीक है, तो ये कहने का मोटिव है सीबी का। बाकी हाँ, इसके अंदर इन्वेस्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आपका पैसा डूब गया, वो कोई बात इसमें नहीं है। अब देखिए दोस्तों कुछ कंपनीज के ऊपर आते हैं। आज कुछ बड़े एक्शंस देखने को मिले, काफ़ी सारी कंपनीज में बाइंग हुई है, काफ़ी सारी कंपनीज में बड़ी सेलिंग हुई है। क्या रीज़न उसकी पूछेगा, टेक्निकली देखते हैं और कल कुछ कंपनी है उनके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट कंपनी है राज रतन ग्लोबल वायर, 8% की तेजी बनी। यहाँ पे 45 का पी है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। साथ में अगर आप इसमें देखोगे, जैसे कि हम पिछली बार भी इसको डिस्कस किया था, कि एक बहुत अच्छी तेजी बनी, 3000% तक के रिटर्न्स बने इन्वेस्टर्स के। उसके बाद में एक बड़ी गिरावट होती है जिसमें आई थिंक 70% स्टॉक क्रैश होता है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो इस कंपनी के प्रॉफिट थे, प्रॉफिट एकदम से बढ़ गए। 18 करोड़ का प्रॉफिट 124 का, फिर 124 करोड़ का प्रॉफिट गिरते गिरते
60 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सो यहाँ पे आपने देखा कि 60 करोड़ से प्रॉफिट गिरा नहीं, एक बेस बना है, प्लस Q3 के लिए गाइडेंस कंपनी ने अच्छी दी है। तो इन्वेस्टर ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आएंगे और हो सकता है अपने को इस तरह की बिल्डिंग देखने को मिल जाए पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, जिसको एक रिकवरी बोलते हैं। और ये आने से पहले ही टेक्निकल चार्ट में तेजी दिख जाती है, क्योंकि ये रिजल्ट तो 3-3 महीने पुराने होते हैं या 3 महीने के होते हैं, पिछले 3 महीनों के, लेकिन जो एक्शन होता है वो रियल होता है, मतलब अभी लाइव होता है। सो ये है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि हम अपने रिजल्ट देने वाले हैं 21 जनवरी को। तो रिजल्ट के बेसिस पे बाइंग है, कोई भी अपडेट आता है उसके बेसिस पे बाइंग बनती है, तो वो रिजल्ट के बेसिस पे पाएंगे कि इन्वेस्टर को लग रहा है कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। अब इसमें क्या है, काफ़ी इन्वेस्टर 21 तारीख तक अगर स्टॉक चल गया तो 21 तारीख को बेच देंगे, नंबर्स देखने के बाद में या फिर नंबर्स देखने से पहले। बाकी नंबर्स बहुत अच्छे आ गए तो फिर बात अलग है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा अभी इस कंपनी से हैं। टेक्निकल्स को आगे देखते हैं एक साथ। सेकंड जो कंपनी, इसका नाम एथर, और इसमें 3% की तेजी बनी आज के दिन, और ये भी अभी थोड़ा सा देखने लायक बन रहा है। सपोर्ट पे स्टॉक है, वहाँ से थोड़ी सी बाइंग हो चुकी है। ओला वापस से अंडर परफॉर्म करा है, जबकि ओला का मार्केट शेयर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि Q3 में इसके रिजल्ट अच्छा आ सकते हैं, क्योंकि अभी गाइडेंस अच्छी थी। प्लस जनवरी की बात करते हैं, ये इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन जनवरी से यहाँ पे 3,000 रुपीज़ से स्कूटर के जो प्राइजेस है वो इंक्रीज कर दिए हैं। तो सेल्स अगर कम नहीं होती तो प्रॉफिट अच्छा आ सकता है, मतलब प्रॉफिट में है नहीं कंपनी, लेकिन ब्रेक इवन कर सकती है, जैसा कि कंपनी ने गाइड किया है। इसके बाद में डिक्सॉन को भी देखते हैं। यहाँ पे 5% का क्रैश देखने को मिला है, बड़ी गिरावट है, कंटिन्यूसली यहाँ पे बिकवाली चल रही है। 44 का पी रेशियो इसमें हो चुका है, और इसमें रीज़न क्या है इसके पीछे का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। HSBC ने बोला है कि थर्ड क्वार्टर यानी Q3 सबडी होगा, यानी अच्छा नहीं होगा, ठंडा होगा, क्योंकि एब्सेंस है, कोई भी मेजर इवेंट यानी कोई भी बड़ा इवेंट नहीं है, यानी कुछ कंपनी के पास में बड़ी डील्स या कुछ ऐसा है नहीं। तो इसके बेसिस पे टारगेट को कट किया है और Q3 खराब आने की उम्मीद है। तो जैसा कि आपको पता ही है अभी राजरत्न में क्या हो रहा है, Q3 अच्छे आने की उम्मीद है, तो स्टॉक Q3 से पहले चल रहा है, जिसमें उम्मीद खराब है Q3 से पहले वो गिरेंगे। रियल परीक्षा होगी रिजल्ट देखने के बाद में। अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ठीक है, जो गिरा है वो गिरा ही रहेगा, और जो चला है वो चला ही रहेगा। बाकी कुछ डिफरेंट आता है तो फिर डिफरेंट मूव भी अपने को देखने को मिलने वाले हैं। सो अभी जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बैट करने वाले ट्रेडर्स हैं वो भी प्ले कर रहे हैं। साथ में आप देखोगे ना तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी के समय मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज को होल्ड कर रहा है जो ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुकी है, मतलब इसके भी फंड के अंदर पैसे बने हैं, क्योंकि कंपनी के स्टॉक चले हैं। केन्स हो गया, डिक्सन हो गया, ट्रेंट हो गया, पॉलीकैब हो गया, काफ़ी सारी कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया था, काफ़ी सारी कंपनीज चली है, लेकिन अभी मेजर कंपनीज यानी मैक्सिमम कंपनीज इसकी क्रैश कर रही है। सो आप देख सकते हैं डिक्सॉन की सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स, सबसे ज़्यादा शेयर्स किस म्यूचुअल फंड ने खरीद रखे हैं, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। इस फंड ने 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में सेकंड पे है कोटक, थर्ड पे फिर मोतीलाल, और फोर्थ में HDFC मिड कैप। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो फंड है अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी, तो ये अपनी पुरानी कंपनीज को बेच रहा है जिनका टाइम हो चुका है पूरा, रिजल्ट के बेसिस पे या फिर कुछ और रीज़न होगा। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट वैल्यू इसकी कम हुई है, लेकिन यहाँ पे 0% है, यानी नवंबर का जो डेटा है उसके हिसाब से इन्होंने बेचा नहीं है कुछ, लेकिन अभी दिसंबर का और जो जनवरी का डेटा है वो आया नहीं है, तो क्या पता ये बेच रहे हो। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। ट्रेंड ये भी आज क्रैश कर गया, 3% की गिरावट है, 85 का पी अब इसमें आ चुका है, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक गिरा है, यानी किसी बड़ी पार्टी ने बेचा है, या तो वो FIs हैं या फिर वो DIs हैं। क्यों बेच रहे हैं, रीज़न है उनके पास में, क्योंकि अपडेट ही खराब है Q3 की, रिजल्ट कैसा आएगा। डीमार्ट ने थोड़ा सरप्राइज किया, बट यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड सरप्राइज कर पाता है या फिर नहीं। 8% क्रैश हुआ था Q3 की बिजनेस अपडेट के बाद में, सेल्स के बाद में। प्रॉफिट देखते कैसा आता है, खराब आएगा तो अगेन स्टॉक नहीं चलेगा और गिर भी सकता है वापस से। सो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें देखें ना तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स है सबसे ऊपर कौन है, देखो ETF ही हटा दो, ये तो उनका काम होता है, जो भी निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज होगी उसको खरीदने का। तो ये एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं है, ये पैसिव इन्वेस्टिंग है, ये आर्बिट्राज फंड सब हटा देते हैं। टॉप पे कौन है जो एक्टिव मैनेज कर रहा है, यहाँ पे भी मोतीलाल है। मार्केट वैल्यू 71% गिरी है, 68% बेच दिया इसको, यानी अगर इसके पास में 100 स्टॉक थे तो 68 स्टॉक तो बेच दिए।
सो ये बिकवाली कर रहे हैं कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक में और इस वजह से स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पे आते हैं, फिर एक और कंपनी उसके ऊपर बातचीत करते हैं। राजरत्न, जैसा कि हमने देखा कि Q3 की एक्सपेक्टेशन की वजह से स्टॉक चल रहा है। हमने देखा कि प्रॉफिट एकदम से 124 करोड़, उसके बाद में फिर 60 करोड़, अभी 60 पे अटक चुका है। मार्केट ये सोच रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कुछ रिवर्सल के संकेत देखने को मिले हैं। पॉइंट ये है, क्या एकदम से स्टॉक यहाँ पे पहुंचेगा? वो कब होगा? जब 124 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होगा। देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जस्ट एक एक्सपेक्टेशंस होती है। उस समय मार्केट इसको क्या वैल्यू करेगा, क्या नहीं करेगा, वो भी एक पॉइंट होगा, लेकिन फिर भी एक नॉर्मली ओवरव्यू देखें तो ये होता है। इन्फोबीन्स पे अपन ने देखा जैसा प्रॉफिट ऑल टाइम हाई, तो स्टॉक रिकवर करके ऑल टाइम हाई। अब अगर इसके प्रॉफिट 60 करोड़ से, मतलब मान लो कि वाइनवा बेसिस पे इसके 80 करोड़ होता है, तो उसके बेसिस पे फिर एक्सपेक्टेशन होगी कि 20-30% चलेगा। तो रिजल्ट को देखने के बाद में पता चलेगा, उसको डिस्कस करेंगे अपन सीखने के हिसाब से। एथर को देख लेते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, सपोर्ट से पहले भी इसमें बाइंग, फिर वापस से बाइंग। अब इसमें अगर रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो 16% का गैप है। डिक्सॉन को देख लेते हैं, 40% गिर चुका है, बट कोई भी बाइंग इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी बायर यहाँ पे नहीं है। सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही, जो भी रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है वो नुकसान खा रहा है। सो ऐसे में क्या करते हैं, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ कि जब तक बेस बन के कुछ रिवर्सल नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टर्स वेट करते हैं। सो देखते हैं Q3 के रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी अभी तो हो सकता है मोतीलाल ओसवाल फंड की तरफ से इसमें बिकवाली चल रही हो। ट्रेंड 53% नीचे, फंड की बिकवाली इसमें चल रही है, कोई भी इंडिकेशन नहीं है, ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे है। तो लगेगा कि स्टॉक बहुत अच्छा है, टाटा की कंपनी है, मल्टी बैगर बन चुका है, लेकिन अभी स्पेलिंग चेंज हो चुकी है मल्टी बैगर की। 40% नीचे पे इन्वेस्टर ने सोचा होगा खरीदता है, लेकिन 60% गिरने की तैयारी में है। सो 60 भी गिर सकता है, 70 भी गिर सकता है, और यहाँ से रिकवर भी हो सकता है। वो सब पता चलेगा नंबर्स को देखते हुए, नहीं तो ऑब्वियस है कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो इस वैल्यूएशन पे ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है कि वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है, 80-85 के आसपास पी आ चुका है। हो सकता है जल्दी बॉटम बने और दिखेगा चार्ट में, तो हम उस हिसाब से सीखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, एक और अपडेट आता है जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जीरोधा ग्रो एंजल का नाम लिखा हुआ है, और इसके पीछे का रीज़न है कि हार्ड हिट हुआ है इनके ऊपर, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो गिरी है 2025 में, मार्केट सही नहीं था। सो अब क्या है, ग्रो इसको बहुत अच्छा वैल्यू कर रखा है मार्केट ने, 50 पर चढ़ा रखा है, 1 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया इसका मार्केट कैप। अच्छी बात दोस्तों यह है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो एक्सपोजर है ना वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ये एक डिफेंसिव मोड में भी आ चुका है। सिर्फ स्टॉक का होता तो डेफिनेटली इसको इस वैल्यूएशन पे तो नहीं रखते हैं। सो देखते हैं इसका स्टॉक सेगमेंट किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि डेटा 2025 का तो खराब है, इस क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आते हैं उसको चेक करते हैं। रिजल्ट देखिए आने वाले हैं इसके कल 14 जनवरी। अब देखो, कल मैं छुट्टी पे हूँ, आपको पहले से बताएं, तो कल मैं वीडियो आपको दे नहीं पाऊंगा, सकरात है तो फेस्टिवल है, उस बेसिस पे बाकी देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, परसों हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल्स में आप देख सकते हैं कि एक रेंज के अंदर स्टॉक अभी अटका हुआ है, ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर सपोर्ट इसका ज़्यादा दूर नहीं है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं परसों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।